हेलो स्टूडेंट्स। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का हमने दो पार्ट अभी किया था। तीसरा पार्ट जिसमें कि हम ली चैटरियल्स प्रिंसिपल, कई लोग उसको ली कैटेरियल्स प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो ली कैटेरियल प्रिंसिपल या ली चैटरियल्स प्रिंसिपल, मैंने जो है इसमें ली चैटरियल्स प्रिंसिपल का यूज़ किया है, बोला है। तो आप लोग अपने हिसाब से उसको देखिएगा। तो उसको हम इस बार इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने जो है आपके लिए बनाया है, और इसको देख करके आपको पूरी तरह से चीज़ें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के थर्ड पार्ट में, ये वीडियो जो है केमिकल इक्विलिब्रियम का थर्ड पार्ट है, और इसमें हम जो है जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है ली चैटरियल्स प्रिंसिपल। दरअसल ली चैटरियल्स प्रिंसिपल जो है, इसको कई बार ली कैटेरियल्स प्रिंसिपल भी बोलते हैं। हम लोग उसको ली चैटरियल्स प्रिंसिपल ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करना है, सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट क्या होता है, क्या है, इसको समझेंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत जो बड़ी बात इसमें ये है कि अगर आपने इसको समझकर किया तो आपको कहीं भी, ये ना सिर्फ मतलब एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन अगर आप बाहर बाद में जो है जैम वगैरह का भी एग्जाम देंगे तो उसमें भी ये पूछते हैं। लेकिन आपको ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कहीं भी इसमें गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आप रट्टा मार के जाएंगे तो दिक्कत होने के चांसेस हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले ली चैटरियल्स प्रिंसिपल क्या है, तो भाई आपको पता है कि इसको ली चैटरियल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये सबसे बड़ी बात है कि इस सिस्टम में जो छेड़छाड़ होती है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर मैं कहूँ कि अगर हम कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आप सब जानते हैं कि हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इसके दो कॉन्सेप्ट बताए थे सारे, दो वीडियोस में। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट कहता है कि इफ ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम is subjected to change of concentration, temperature or pressure, the equilibrium shift in the direction that tends to undo the effect of the change imposed। अब भाई इसको रटेंगे तो आपको समस्या होगी, लेकिन अगर इसको समझ लेंगे तो एग्जाम में भी आप आराम से लिख सकते हैं। कह रहे हैं अगर किसी सिस्टम में, कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है और उसमें हम कोई चेंज करते हैं। अब चेंज किस तरह से कर सकते हैं सिस्टम में? चेंज कर सकते हैं कंसंट्रेशन में, चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर में, और चेंज कर सकते हैं प्रेशर में। अगर हमने ये चेंज किया तो ऑब्वियस सी बात है, हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। भाई अगर किसी एक साइड हम, या तो रिएक्टेंट के साइड हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, या प्रेशर बढ़ाते हैं, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे कि उनके उनका जो इक्विलिब्रियम है उसका जो इक्विलिब्रियम का जो शिफ्ट हो जाएगा, वो किधर शिफ्ट होगा? क्योंकि भाई जब आपने इक्विलिब्रियम के साथ छेड़छाड़ की, यानी आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, if we disturb the equilibrium, the system will undo the effect by going in some direction। अगर हमने कहीं पर छेड़छाड़ किया है तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम उसको, उस इफेक्ट को अंडू करेगा। यानी कि अगर हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो भाई अगर आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो सिस्टम क्या करेगा? उस इफेक्ट्स को अंडू करेगा। अब ये इफेक्ट को अंडू करना क्या होता है? यानी कि वो मैक्सिमम, अगर हमने कंसंट्रेशन बढ़ाया है तो क्या होगा? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, अगर सिस्टम जो है क्या करेगा कि जल्दी से जल्दी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अगर वो जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा कि आपका जो ये इफेक्ट है वो क्या हुआ? अंडू हो गया। इसलिए कहता है कि इफ ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम is subjected to a change of concentration, temperature and pressure, the equilibrium shift in direction that tends to undo the effect of the change imposed। तो इसमें दो लोग हैं, एक तो वो जो कि सिस्टम को, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है, यानी कि आप, मैं। यानी क्वेश्चन में जो आएगा कि भाई हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो भाई हमने क्या किया? इक्विलिब्रियम के साथ छेड़छाड़ किया। दूसरा क्या है इसमें? क्या है? सिस्टम है। अब आपके द्वारा की गई छेड़छाड़, यानी जो डिस्टरबेंस आपने क्रिएट किया है उसको जो सिस्टम अंडू करेगा। ये दो चीजें हैं। तो पहले ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि ली चैटरियल्स प्रिंसिपल को करने से पहले कि भाई कौन डिस्टर्ब कर रहा है और सिस्टम उसको कैसे अंडू करेगा, ये दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। अब आते हैं भाई किस किस तरह का इफेक्ट हो सकता है, कौन कौन से फैक्टर होंगे जिनमें कि जो कि ये इफेक्ट दिखाएंगे। भाई आपको पता है कि भाई किस किस तरह के इफेक्ट, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर। तो ये वेरियस फैक्टर, अब ये वेरियस फैक्टर क्या क्या होंगे भाई? ये वेरियस फैक्टर क्या क्या होंगे? पहला हो सकता है कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन किसका?
रिएक्टेंट का भी हो सकता है और प्रोडक्ट का भी हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड इफेक्ट ऑफ एडिंग एन इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ एडिंग एन इनर्ट गैस। तो एडिंग एन इनर्ट गैस, ये 5 चीजों को अगर हम समझ लेते हैं, और हर चीज एक दूसरे से रिलेट है, मैं बार बार आपको यही चीज बार बार फोकस करूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन नहीं है, ये केवल 4 लाइन का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, इन सब के बीच में रिलेशन पता है, या 1-2 लाइन जो मैं बताऊंगा एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक पता है, तो आपको ली चैटरल्स प्रिंसिपल में कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। अब सबसे पहला हम देख लेते हैं कि भाई, अब बच्चे कह सकते हैं कि भाई इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप देखिए इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की बात मैं कर रहा हूँ। अब देखिए इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि हम तो जनरल रिएक्शन कोई A+B C+D ले सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया है, हमने जो है एक एग्जाम्पल ताकि आप लोग को आसानी हो लिया है। अब हमने क्या किया है कि एक एग्जाम्पल लिया है। किस तरह का एग्जाम्पल भाई, क्या एग्जाम्पल लिया? एक सिंपल एग्जाम्पल लिया, N2+3S2 gives 2NH3, यही होता है भाई, आप सबको पता है, ये सिंपल सा रिएक्शन है। अब इसमें एक केस लेते हैं, मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन या तो रिएक्टेंट के साइड बढ़ेगी या तो ये प्रोडक्ट के साइड बढ़ेगा। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें कर सकते हैं पहला केस। पहला केस क्या है भाई, कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैंने N2 का बढ़ाया है, अब दोनों को बढ़ा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है भाई, आपने N2 और H2 को बढ़ा दिया, मैंने एक ही बात है, आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर मैंने बढ़ा दिया, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, व्हाट विल हैपन? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा किसने कंसंट्रेशन बढ़ाया, आपने। किसने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, आपने। यानी कि आपने एक फैक्टर, आप एक फैक्टर हैं जो कि कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, तो सिस्टम ने कुछ नहीं किया है, आपने सिस्टम को डिस्टर्ब किया। सिस्टम को कैसे डिस्टर्ब किया? हाउ? यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब सिस्टम क्या करेगा? व्हाट विल सिस्टम डू? सिस्टम विल अनडू द इफेक्ट। तो यहां पर क्या लगेगा? ली चैटरल्स प्रिंसिपल। ली चैटरल्स प्रिंसिपल के हिसाब से सिस्टम कैसे इसको अनडू करेगा भाई? डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ N2। अब सिस्टम कैसे डिक्रीज कर सकता है कंसंट्रेशन? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना करके। भाई जितना NH3 बनता जाएगा उतना ही N2 कम होता जाएगा, सिंपल। तो यानी कि आपने रिएक्टेंट यानी लेफ्ट साइड, आपने लेफ्ट साइड क्या किया, N2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। अब सिस्टम ने क्या किया कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर कर दिया, यानी कि मैक्सिमम N2H2 से रिएक्ट करके NH3 बनाएगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है? इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी, क्लियर है? तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है? यानी कि रिएक्टेंट का अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, मैं बार बार इस चीज को ताकि आप लोग को याद हो जाए, रिएक्टेंट का अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब आते हैं दूसरे नंबर केस पे, केस 2। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है? NH3। अब इसको अगर बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो वी डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। यहां भी कौन डिस्टर्ब कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। हम, आप जो भी इसको कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा वो डिस्टर्ब कर रहा है। अब सिस्टम विल अनडू द इफेक्ट, सिस्टम विल अनडू द इफेक्ट। अब कैसे इफेक्ट को अनडू करेगा? जो हमने डिस्टर्ब किया उसको कैसे इफेक्ट करेगा? बाय डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ NH3, बाय डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये आपको पता है। अब हाउ इट विल डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ NH3? इट विल डिक्रीज if equilibrium shift towards backward direction। अब इक्विलिब्रियम कैसे अगर शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा? तो जो है ये NH3 का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, यानी कि सिस्टम इसको इस तरह से अंडू करेगा। तो आप नोट करके इसको लिख भी सकते हैं, आप चाहे तो टेबल भी बना सकते हैं। क्या लिखेंगे? आप लिख लीजिएगा, इफ
the concentration of reactant increased, equilibrium shift towards forward direction. If the concentration of reactant decreased, the equilibrium shift towards backward direction. यानी कि अब इसी का उल्टा जो if the concentration of product increase, equilibrium shift towards backward direction. If the concentration of क्या reactant increase, मैं आपको बार बार लिखवा रहा हूं कि आप इसको ध्यान से देख लीजिए और लिख लीजिए। आप टेबल 4 चीजों का बना लेंगे, सब एक दूसरे का उल्टा है। अगर कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा। अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटाते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगा। अगर हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगा। अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटाते हैं, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। ये क्लियर है? ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये आप एक चीज ध्यान में रखिएगा। अब हमको एक चीज और देखना है, वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर से पहले हम टेम्परेचर देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक मिनट जरा मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है भाई? तो इसमें याद रखिएगा, इसमें जो सबसे पहली चीज कि अगर शिफ्ट जो होगा, इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होगा, वो किस तरह के रिएक्शन है, जिसमें या तो हीट इवॉल्व होगा या हीट एब्जॉर्ब होगा। इट मींस द चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर ओनली दोज रिएक्शंस। द स्टेट, आप एक बार चाहे तो उसको नोट करके लिख भी सकते हैं। द चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर ओनली दोज रिएक्शन इन विच either heat is evolved यानी कि एक्सोथर्मिक, और either heat is absorbed यानी कि एंडोथर्मिक। तो यहाँ दो चीजें ध्यान में रखिएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम कब देखेंगे? या तो हीट इवॉल्व हो रहा है या हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी कि, या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है जी। तो अब इसमें एक चीज और देखिए, क्या देखेंगे कि एक्सोथर्मिक, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज ध्यान दिला रहा हूँ। एक्सोथर्मिक हीट इवॉल्व हो रहा है, एंडोथर्मिक क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है? हीट इवॉल्व हो रहा है। और एंडोथर्मिक, यहाँ पर एक टाइपो एरर है लिखने में, हड़बड़ी में गड़बड़ हो गया। एंडोथर्मिक इसको पढ़िएगा। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो भाई हीट इवॉल्व हो रहा है, उसको हम किधर लिखेंगे? प्रोडक्ट के साइड, हमेशा याद रखना है। एंडोथर्मिक हीट दे रहे हैं, किधर लिखेंगे? रिएक्टेंट के साइड। यानी रिएक्टेंट के साइड हमको देखिए हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रूप में लिखना है हमको। उससे क्या होगा कि हमको इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा ये हमको जानने में आसानी होगी। तो हीट इवॉल्व हो रहा है, किधर लिखेंगे? प्रोडक्ट के साइड। और हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, वो किधर लिखेंगे? रिएक्टेंट के साइड। क्लियर है? फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं N2+3H2। एक सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। सपोज करिए इसमें इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये हीट इवॉल्व हो रहा है 92.4 किलो जूल। इसको हमने प्रोडक्ट की साइड लिख दिया। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर किधर इंक्रीज करें? इधर। हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाई हो रहा है, यानी कि हमने डिस्टर्ब किया हीट दे करके, टेम्परेचर दिया, हीट दिया। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटरल्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? सिस्टम इस इफेक्ट को कैसे अंडू करेगा? ये क्या करेगा? हीट अगर इवॉल्व, हीट हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या करेगा? मोर N2+3H2 में जाएगा और अपने इस इफेक्ट को अंडू करेगा। अब आ जाइए आप एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो जाएगा भाई? सेम है, मैंने बोला है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H आपको लिखना है रिएक्टेंट के साइड। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सिस्टम क्या करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा करके और अपने इस इफेक्ट को अंडू करेगा, अपने इस इफेक्ट को अंडू करेगा। ये चीज ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पर देखिए नोट करके लिख भी दिया है कि एक्सोथर्मिक में हीट एक्ट एज प्रोडक्ट, टेम्परेचर इंक्रीज, हीट इंक्रीज, बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर हीट एक्सोथर्मिक में हो रहा है, याद रखिए, एक याद रख लेंगे, बाकी सब आपको उसी में चीज समझ में आ जाएंगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है
हीट इंक्रीज कर रहा है तो सिस्टम उस इफेक्ट को अंडू करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाकर के। भाई आप देख सकते हैं सिंपल रिएक्शन में। और अगर टेम्परेचर घटाते हैं, हीट घटाते हैं, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो आएगा। ठीक है, इसी का उल्टा हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन में। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑन रिएक्टेंट साइड और हीट इंक्रीज, इट विल फेवर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर टेम्परेचर डिक्रीज तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। ये तो हो गया टेम्परेचर का। यहीं पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। इसको 2-3 बार देख लेने से आपकी एग्जाम में गलतियां नहीं होंगी। अब आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सबसे बड़ी बात है वो प्रेशर का किस तरह से हम निकालेंगे। अच्छा, एक और चीज की ये सब चीजों जो देख रहे हैं हम, ये बहुत ही गैसियस रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो दिस फैक्टर हैज अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले ओनली इन द केस ऑफ गैसियस रिएक्शन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, आप आइडियल गैस इक्वेशन सब जानते होंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहाँ से पी का नंबर ऑफ मोल से जब आप निकालेंगे कि कितना नंबर ऑफ मोल के साथ, नंबर ऑफ मोल के साथ पी का यानी प्रेशर का क्या रिलेशन है, तो प्रेशर का नंबर ऑफ मोल के साथ रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम अंडू करेगा प्रेशर को। कैसे अंडू करेगा? नंबर ऑफ मोल को जिधर डिक्रीज करेगा। मतलब सिस्टम क्या करेगा? उस नंबर ऑफ मोल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब डिक्रीज कैसे करेगा भाई? या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाकर के या बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे पता चलेगा इसमें? तो इसमें हमको एक चीज तो क्लियर है कि नंबर ऑफ मोल से हमको पता करना है। तो लो प्रेशर फेवर्स दोज रिएक्शन विच आर, जैसे किधर, विच आर accompanied बाय द इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आप एक चीज क्लियर समझिए, प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं, यहां आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो सिस्टम क्या करेगा? उस प्रेशर को घटाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे प्रेशर लो है, लो प्रेशर किधर है? आप लो प्रेशर दे रहे हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब जो कर रहा है यू, इसको जो है आप लो प्रेशर दे रहे हैं, तो लो प्रेशर फेवर किधर करेगा? इसका अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि सिस्टम इसको हाई प्रेशर की तरफ, यानी कि हाई नंबर ऑफ मोल की तरफ ले जाएगा। इसी तरह अगर आपने हाई प्रेशर दिया तो सिस्टम किधर फेवर करेगा? जिधर डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स होगा। ठीक है, और अगर दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो तो प्रेशर के बढ़ाने घटाने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स यानी कि डेल्टा एन अगर 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर आप ये एग्जांपल, वही वाला एग्जांपल मैं बार बार ले रहा हूँ ताकि बार बार कई एग्जांपल में आप कंफ्यूज ना हो। N2+3H2 gives 2NH3। देखिए यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 3 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है। तो डेल्टा एनजी क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। देखने से भी पता चल रहा है कि भैया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी डेल्टा एनजी 0 तो नहीं है। यानी दोनों साइड अलग अलग, रिएक्टेंट के साइड 4 मोल है और प्रोडक्ट के साइड 2 मोल है। अब कहते हैं अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं इस सिस्टम में, प्रेशर बढ़ाते हैं तो सिस्टम किधर मूव करेगा? बताइए। अगर प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं तो सिस्टम को प्रेशर घटाना है, यानी नंबर ऑफ मोल्स घटाना है, तो किधर फेवर करेगा? सिस्टम विल मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। किधर नंबर ऑफ मोल लेस है? यानी प्रोडक्ट के साइड, यानी सिस्टम विल मतलब सिस्टम विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर आप प्रेशर को घटा देते हैं तो सिस्टम किधर मूव करेगा? हायर नंबर ऑफ मोल की साइड, यानी कि सिस्टम विल क्या करेगा? सिस्टम विल प्रेफर गोइंग शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। इसको इस तरह से कहिए आप। तो आप इसको भी आप चाहे तो नोट डाउन कर लें कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? सिस्टम क्या करेगा? उसको प्रेशर को अंडू करेगा। कैसे? जिधर वो नंबर ऑफ मोल्स कम है उस साइड में शिफ्ट होकर के इक्विलिब्रियम को उस साइड शिफ्ट करेगा। लेकिन आप अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो इस तरह शिफ्ट होगा। अगर आप प्रेशर घटा देते हैं तो सिस्टम जिधर हायर मोल है उस साइड शिफ्ट। ठीक है, अब प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन आपको पता है। मुझे अगर इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम बताना है तो वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशन होगा वही सिस्टम के साथ रिलेशन हो जाएगा। सिस्टम कभी भी आपके अपोजिट चलेगा। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना। तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है ना, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसमें आपको एक चीज बताइए, मैं आपको एक चीज, तो वॉल्यूम अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो प्रेशर घटेगा। और आपको पता है कि जो चीज की भाई
प्रेशर घटेगा तो नंबर ऑफ मोल हाइयर होगा। यानी कि आप अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो सिस्टम उसी डायरेक्शन में जाएगा जिधर हाइयर नंबर ऑफ मोल होगा, क्योंकि प्रेशर घट रहा है। अगर आप वॉल्यूम घटा रहे हैं तो सिस्टम उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल कम है। यानी कि वॉल्यूम के साथ अगर सिस्टम का मैनेजमेंट देखेंगे तो, क्योंकि प्रेशर के साथ वॉल्यूम का इरिवर्सिबल, सॉरी इरिवर्सिबल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैं इरिवर्सिबल बोलता हूँ। सिस्टम के साथ जो है वॉल्यूम का रिलेशन अगर निकालना है तो प्रेशर वाला रिलेशन यूज कर लीजिए। प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वही चीज यहाँ यूज हो जाएगी। इट मीन्स अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में हायर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, यानी कि सिस्टम विल फेवर द बैकवर्ड रिएक्शन। अब आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पे। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या है भाई? आप सब जानते हो व्हाट डू मीन बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, पर रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया घटा देता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, मैं इसको लेके चल रहा हूँ। तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो एक ही साइड बढ़ाएगा क्या? नहीं, ये दोनों ही रिएक्शन से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, दोनों में ही रेट ऑफ रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज कर देगा। तो हम इसको इजिली क्या कह सकते हैं कि कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम फास्टर। यानी कि ये जो है इक्विलिब्रियम को अटेन होने में, इक्विलिब्रियम होने में मदद करता है, जल्दी इक्विलिब्रियम होने में, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं होता कैटलिस्ट का। तो कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट। नाउ मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज इफेक्ट ऑफ एडिंग एन इनर्ट गैस। तो इफेक्ट ऑफ एडिंग एन इनर्ट गैस को अगर आप देखेंगे, केवल दो चीजें हो सकती हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर देखेंगे, ये देखिए कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने लिया 2NO2, इससे ये बन रहा है N2O4। अब इसमें इनर्ट गैस हम जबरदस्ती डाल रहे हैं, क्या होगा भाई? आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया, तो एट वॉल्यूम कांस्टेंट देयर इज नो इफेक्ट, देन इट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम। सो एट कांस्टेंट वैल्यू वॉल्यूम इनर्ट गैस हैज नो इफेक्ट एट ऑल। याद रहेगा भाई, कांस्टेंट वैल्यू में आप समझिए ना, घर में आप पहले से ही गैस डली हुई है, उसमें जबरदस्ती आप डालेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। आइए एट कांस्टेंट प्रेशर, इफ वी ऐड इनर्ट गैस एट क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम है बढ़ रहा है, तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ रहा है, आप पुराना वाला रिलेशन यूज कर लीजिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिस्टम ज्यादा होंगे। यानी कि अगर इस केस में देखें तो किधर मूव करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर N2+3H2 के केस में देखें, इस केस में देखें तो इधर यहाँ भी बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगा, क्योंकि यहाँ 1 मोल है N2O4 के साइड और यहाँ 2 मोल है। ये रहा ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल। इसको टेबल बना करके आप लोग अगर तैयारी कर लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक लेक्चर लेकर के एक क्लास में खाली इसमें न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू।